हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी पर स्वागत है और मैं विपिन यादव। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, मतलब नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन हुए हैं। आइए आज हम लोगों उनकी होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं, अर्थात हमारी नई शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू होगी, कौन कौन से नियम उस पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करें हम लोग, तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति को हमारी 34 साल बाद परिवर्तन किया गया है। इसमें 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। दूसरी बात क्या है, इसमें मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब पहले इसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, पहले इसका नाम हुआ करता था मानव संसाधन मंत्रालय और अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो और अगली बात करें कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले जो हमारी शिक्षा थी वो 10+2 के माध्यम पर आधारित थी, फार्मूले पर आधारित थी। लेकिन अब की जो हमारी शिक्षा होगी, नई जो शिक्षा नीति लागू होगी वो किस फार्मूले पर डिपेंड होगी, वो 5+3+4 5+3+3+4 के फार्मूले पर आधारित होगी। अब बात करते हैं कि 5+3+3+4 फार्मूला है क्या। तो आइए पहले बात करते हैं इस 5 की। तो इस 5 की बात करें तो इसमें पहले 5 वर्षों की पढ़ाई को हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे, अर्थात जब बच्चा सबसे पहले जाएगा तो उस स्कूल में दाखिला लेगा तो उसके जो प्रथम 5 वर्ष होंगे वो क्या कहलाएंगे, फाउंडेशन स्टेज कहलाएंगे। उसके बाद इस 5 का मतलब क्या है, इन 5 वर्षों में क्या होगा, प्री प्राइमरी के 3 वर्ष जोड़े जाएंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 को शामिल किया गया है। इस 5 का मतलब है प्री प्राइमरी के 3 वर्षों को तथा कक्षा 1 और कक्षा 2 को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा होगा तो उसको क्या होगा, खेल कूद के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और एक चीज खास बात क्या है कि किसी भी छात्र को उसके मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा या उसके राष्ट्रभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार हो जाएगा। इसका मतलब कि जो छात्रों को शिक्षा दी जाएगी वो उनके मातृभाषा या स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। अभी इंग्लिश को एक विषय के रूप में लिया जाएगा, ना कि इंग्लिश एक विषय जो होगा वो अनिवार्य होगा, अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजी को एक अनिवार्य नहीं रखा जाएगा और सारी की सारी जो पढ़ाई होगी हमारी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी। जो पढ़ाई होगी हमारी वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी। फिर अगली बात करें, इस 5 का मतलब समझ गए। अब आइए बात करते हैं इस 3 का। इस 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, मतलब कक्षा 3 होगा, कक्षा 4 होगा और कक्षा 5। इस 3 का मतलब है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा और 5। और इसमें क्या होगा, बच्चों के भविष्य को तैयार किया जाएगा, बच्चे के भविष्य को तैयार किया जाएगा। इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में बच्चा क्या सीखेगा, इस स्टेज में बच्चे को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा कला जैसे विषयों का परिचय कराया जाएगा। इसका मतलब कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 से बच्चा क्या होगा, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान आदि जैसे शब्दों को सीखने लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। दोस्तों 5 का मतलब क्या होगा, प्री प्राइमरी के 3 वर्ष तथा कक्षा 1 व कक्षा 2 को शामिल किया जाएगा। इस 3 का मतलब क्या होता है, इसमें कक्षा 3, 4 व 5 को शामिल किया जाएगा। और इस 3 का मतलब क्या होता है, कक्षा 6, कक्षा 7 व कक्षा 8 की पढ़ाई को मिडिल स्टेज कहा जाएगा। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई को हम लोग मिडिल स्टेज कहेंगे। और इसमें क्या होगा, बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर क्या हो जाए, माइंड विकसित हो जाए।
अब और उसके साथ साथ क्या है, बच्चे को व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाएगा। व्यवसायिक ज्ञान दिया जाएगा, जैसे कि किसी बच्चे को मोबाइल बनाने का बहुत ही शौक है, उसका मन मोबाइल बनाने में लगता है, तो उसको इसी कक्षा 6, 7, 8 की इसके दौरान, इसी कक्षाओं के दौरान, हम कह सकते हैं मिडिल स्टेज के दौरान, उस बच्चे को उसके लिए किसी न किसी इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। अगर वो बच्चा मोबाइल बनाने का शौकीन है तो उसको मोबाइल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। अगर कोई बच्चा कारपेंटर में मन लगता है तो उसको कारपेंटर के लिए इंटर्नशिप पे भेजा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में डिजाइनिंग में अगर किसी बच्चे को मन लगता है तो उसको डिजाइनिंग के लिए इंटर्नशिप पे भेजा जा सकता है। इसका मतलब उसे व्यावसायिक रूप से भी क्या किया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा। इसी मिडिल स्टेज के दौरान उस बच्चे को व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इस 4 की। मैंने 5 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, इस 3 की बात कर ली, अब बात करते हैं 4 की। अब इस 4 का मतलब क्या होगा, इस 4 का मतलब क्या होगा, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। इससे कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ये 4 का मतलब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम एक चीज और आपको बता दें, अब क्या होगा नई शिक्षा नीति में, स्ट्रीमिंग जो सिस्टम था वो क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कक्षा 9 में बच्चा पहुंचता था तो उस बच्चे के पास 3 ऑप्शन होते थे, या तो वो साइंस साइड पढ़ेगा, या फिर आर्ट साइड पढ़ेगा, या फिर कॉमर्स पढ़ेगा। या तो बच्चा साइंस साइड पढ़ता था, या आर्ट साइड पढ़ता था, या कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ता था। अगर कोई बच्चा साइंस साइड पढ़ता है तो वो आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। अगर कोई बच्चा आर्ट पढ़ता है तो वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। या कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो कॉमर्स के ही विषय को चॉइस कर सकता था। अगर कोई बच्चा आर्ट साइड से पढ़ रहा है तो बच्चा आर्ट के ही विषय को चॉइस करेगा, या साइंस साइड से पढ़ रहा है तो वो साइंस के विषय को ही चॉइस करेगा। लेकिन अब जो है वो स्ट्रीमिंग सिस्टम को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ना तो साइंस साइड रहेगा, ना तो आर्ट साइड रहेगा, ना तो कॉमर्स रहेगा। जब कक्षा 9 में बच्चा पहुंचेगा, 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, और इसमें क्या होगा, छात्रों में किसी विषय को लेकर समझ पैदा की जाएगी, तथा विश्लेषण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसका कक्षा 9 से कक्षा 12 तक क्या होगा, बच्चे के अंदर किसी विषय को लेकर उसके अंदर समझ पैदा की जाएगी, उसको उसके अंदर मोटिवेट किया जाएगा, और उसके साथ साथ उसमें क्या होगी, विश्लेषण क्षमता, तार्किक रीजनिंग उसमें क्या होगी, डेवलप की जाएगी। उसकी रीजनिंग को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा किसी भी एक सब्जेक्ट के प्रति। अब बात आती है स्ट्रीमिंग व्यवस्था खत्म हो गई है तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो बच्चा होगा उसे ना तो साइंस साइड रहेगा, ना तो आर्ट साइड रहेगा, ना तो कॉमर्स रहेगा। अगर कोई बच्चा साइंस में फिजिक्स अच्छी लगती है उसको तो फिजिक्स ले सकता है। आर्ट में अगर उसको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री ले सकता है। कॉमर्स में अगर उसको अकाउंट्स अच्छा लगता है या बिजनेस अच्छा लगता है तो कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करने का उसके पास पूरा का पूरा हक होगा। अब कोई स्ट्रीमिंग व्यवस्था नहीं होगी कि मेरा बच्चा साइंस साइड पढ़ रहा है कि आर्ट साइड पढ़ रहा है कि कॉमर्स में पढ़ रहा है। अब ये स्ट्रीमिंग व्यवस्था को खत्म करके किसी भी छात्र को किसी भी सब्जेक्ट को चॉइस करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
अब बच्चे के अंदर ये नहीं होगा कि उसको फिजिक्स पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, नहीं। अब जो बच्चा अपने इच्छानुसार जो साइंस साइड के सब्जेक्ट होते थे, जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते थे, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते थे, इन सब्जेक्ट तीनों के तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। छात्रों को जो है विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट को चॉइस कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकता है, उस पर कोई भी बांड नहीं लगाया जाएगा कि आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं या आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रीमिंग की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई है। अगर आप 9th में हैं तो 9th क्वालिफाई करेंगे, 10th 11th और 12th क्वालिफाई करेंगे। आप ये नहीं कह सकते हम साइंस साइड से पढ़ रहे हैं या आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं। आइए अब 12th की बात के बाद बात करते हैं, ग्रेजुएशन पर आ जाते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहली बात तो अगर कोई बच्चा है 12th में अच्छे परसेंट नहीं लाया है, अच्छे परसेंटेज नहीं लेके आया है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना चाहता है, किसी यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करना चाहता है, हम कह सकते हैं एडमिशन लेना चाहता है और उसके परसेंटेज अच्छे नहीं हैं, तो यूनिवर्सिटी अगर वो कट ऑफ में नहीं आ पा रहा है, अगर वो कट ऑफ में नहीं आ पाता है उस यूनिवर्सिटी के, मान लीजिए इसके पास अच्छे परसेंटेज नहीं है 12th में और वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है। जब एडमिशन लेना चाह रहा है वो और उसके पास अच्छे परसेंट नहीं है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है CAT। इसका मतलब क्या होगा? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देकर बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। किसी भी कॉलेज में बच्चा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब ये बाध्यता नहीं है कि 12th में अच्छे परसेंटेज हैं या अच्छे परसेंटेज नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कॉलेज की डिग्री के बारे में। तो कॉलेज की डिग्री जो होगी वो हमारे 3 से 4 वर्षों की होगी। कॉलेज डिग्री जो होगी हमारी 3 से 3 व 4 वर्षों की होगी। अब कॉलेज डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रेजुएशन में अभी तक क्या होता था, ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो उसमें या तो आप BSc करते थे या BA करते थे या फिर BCom करते थे। इन तीनों डिग्रियों को हम लोग क्या कहते थे? ग्रेजुएशन की डिग्री मानते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रीमिंग व्यवस्था खत्म हो गई है। अब BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स लेते थे। BA में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे और बीकॉम में अकाउंट्स, बिजनेस, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रीमिंग व्यवस्था खत्म हो गई है, तो अब कोई भी बच्चा ना तो BA करेगा, ना BSc करेगा, ना BCom करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसे ग्रेजुएशन ही कहा जाएगा और उस छात्र को इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को चुनने की स्वतंत्रता होगी। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स अच्छी लगती है तो यहाँ से वो फिजिक्स ले सकता है, यहाँ से वो केमिस्ट्री ले सकता है। अगर उसको मैथ नहीं पसंद है तो यहाँ से कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चुन सकता है, हिस्ट्री चुन सकता है, ज्योग्राफी चुन सकता है, सिविक्स चुन सकता है या यहाँ से अकाउंट्स को भी ले सकता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आपको चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अब डिग्री 3 व 4 वर्षों की होगी। अभी तक क्या होता था कि अगर आप BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फाइनल ईयर में डिग्री दी जाती थी। पहले साल कुछ नहीं दिया जाता था, दूसरे साल में कुछ नहीं दिया जाता था। जब तीसरा साल आपका कंप्लीट हो जाता था तो आपको डिग्री दी जाती थी BA की, BSc की या BCom की। अब ऐसे क्या होता था, मान लीजिए कोई बच्चा है वो BSc का पहला साल पढ़ा और उसको किसी कारणवश
उसको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। तो अगर वो दोबारा बीएससी करना चाहता था तो उसे फिर से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, पहला साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप पहले साल पढ़ रहे हैं और किन्हीं कारणोंवश आपने पढ़ाई को छोड़ दिया है तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन का पहला वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो उसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 वर्ष की पढ़ाई कर ली है ग्रेजुएशन की तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 वर्षों की पढ़ाई कर ली है ग्रेजुएशन की तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप चौथे साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ साथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। मींस वहां पर आपको रिसर्च भी करने होंगे। अब मैं बता दूं, किसी भी भाषा में परीक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। अपनी भाषा में आप चाहे हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आपको परीक्षा देने की पूरी स्वतंत्रता होगी। चाहे तो आप हिंदी में लिखें या चाहे तो इंग्लिश में लिखें, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि सभी कॉलेजों में संगीत, कला, साहित्य को पढ़ाया जाएगा। संगीत, कला और साहित्य पर भी जोर दिया जाएगा। और जो संस्कृत भाषा है उस पर भी जोर दिया जाएगा। संस्कृत भाषा पर भी सभी कॉलेजों में जोर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। और पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते थे उनको एमफिल नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट एमए के छात्र जो हैं अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमए करने के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों नई शिक्षा नीति पर जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नई शिक्षा नीति के बारे में जान सकें और उनको इस शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में पता चल सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।